तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। और चलिए अब हम लोग देखते हैं विद्युत रसायन चैप्टर का पार्ट 2। ओके, सो डन। तो लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं सेल के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ सेल यानी सेल के प्रकार। तो मुख्य रूप से जो सेल हैं हमारे वो दो तरह के हों। पहला विद्युत अपघटनी सेल, ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, अर्थात जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसे हम लोग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, अर्थात जिसमें रासायनिक अभिक्रिया कराने से विद्युत धारा प्रवाह होता है, जैसे कि डेनियल सेल। विद्युत रासायनिक सेल को ही वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, वोल्टेइक सेल ही कहते हैं, या इसी को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, इसी को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग विद्युत अपघटनी सेल के बारे में समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमको समझना होगा सबसे पहले विद्युत अपघटन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। विद्युत अपघटन, माफ़ करिएगा थोड़ा सा अगर आवाज़ आपको नहीं समझ में आ रही होगी। तो विद्युत अपघटन क्या है? विद्युत धारा के माध्यम से किसी पदार्थ को तोड़ने की घटना को हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। जिस पदार्थ को तोड़ते हैं वो होता है अपना विद्युत अपघटन। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होते हैं एनोड और एक होते हैं कैथोड। एनोड जो होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, अर्थात विद्युत अपघटनी सेल में एनोड प्लस होता है और कैथोड क्या होता है, माइनस होता है। और इसमें जो विद्युत अपघट्य होते हैं ये टूटते हैं, तो विद्युत अपघट्य का जो धन आयन है ये दो भाग में टूटता है, एक धन आयन और एक ऋण आयन। तो इसका जो धन आयन है भाई साहब, वो धन आयन जाएगा माइनस के पास, यानी धन आयन जाता है कैथोड के पास और ऋण आयन जाता है एनोड के पास। अब देखिए जब भी विद्युत अपघटन की क्रिया होगी तो पदार्थ क्या होंगे, इलेक्ट्रोड पे जमा होंगे। एनोड पे ऋण आयन जमा होंगे, कैथोड पे धन आयन जमा होंगे। तो ये पदार्थ की मात्रा अगर मान लिया जाए तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो विद्युत अपघटन में क्या क्या होता है वो देख लीजिए। अब एक्चुअली एनोड पे होता है ऑक्सीकरण, कैथोड पे होता है अपकरण। तो विद्युत अपघटनी सेल में दोनों ही एक साथ होता है, तो दोनों को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया को एक साथ। देखिए ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्स, रिडक्शन मीन्स आरईडी, रिडक्शन। तो इसीलिए इसको कहते हैं, इस दोनों को मिला देते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, तो ये हो जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन परफॉर्म टुगेदर। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो क्या होता है, वो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे है इनमें स्वतः रेडॉक्स रिएक्शन होता है। किन में भाई, तो विद्युत अपघटनी सेल में। दूसरा, विद्युत अपघटनी सेल में एनोड चूँकि धनात्मक ध्रुव से जुड़ा होता है बैटरी के, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से, तो एनोड प्लस होता है, कैथोड क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो इलेक्ट्रोड क्या क्या, कैथोड और एनोड, दोनों एक विद्युत अपघट्य में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और जो हमारा विद्युत अपघटनी सेल है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। अब इसीलिए विद्युत अपघटन की क्रिया के लिए फैराडे ने दिया है दो नियम। फैराडे के कितने नियम हैं, दो। फैराडे का पहला नियम कहता है कि देखिए, वो तो हम लोग भी जानते हैं कि अगर विद्युत अपघटन की क्रिया है तो इसमें जितना अधिक आवेश हम प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा, यानी उतना ही एनोड पे ऋण आयन जमा होगा और उतना ही कैथोड पे धन आयन जमा होगा। यानी कि दोनों एनोड और कैथोड दोनों का इलेक्ट्रोड, और इसको अगर हम पदार्थ मान लें, ऋण आयन भी पदार्थ और धन आयन भी, तो जितना अधिक जितना अधिक हम क्या करेंगे, एनोड पर आवेश का प्रवाह करेंगे उतना ही अधिक उस पर क्या होगा, पदार्थ की मात्रा जमा होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। यही होता है राउल्ट के जो फैराडे साहब है उनका प्रथम नियम। तो फैराडे ने विद्युत अपघटन के लिए दो नियम दिए। तो इनके प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा जो होती है वो इलेक्ट्रोड में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, अर्थात m समानुपाती होता है q, जहाँ m क्या है, इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा, q है इलेक्ट्रोड में प्रवाहित आवेश।
तो अगर समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट यहाँ पे जेड आता है, जिसको कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब इसी को आप लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू जेड, और जो I होता है वो क्या होता है, जो हमारा Q होता है, Q बराबर IT होता है, ये आप पढ़े होंगे, ऐसे पढ़े होंगे I बराबर QIT। अब इसके प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो यहीं से Q बराबर क्या हो गया IT, तो उसको भी आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ जो फैराडे है वो क्या है, इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात M समानुपाती Q, समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो जेड क्यू आता है यहाँ पे, तो M इक्वल टू क्या होता है ZIT। ये जब मैं ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहा था तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा था मेरे से, खैर आपके सिलेबस में है। अब है फैराडे का द्वितीय नियम। एक्चुअली द्वितीय नियम कब लागू होता है, तो ध्यान से एकदम समझिएगा, ध्यान से। कहता है कि मान लीजिए बहुत सारे सेल हैं, लेकिन सारे के सारे सेल में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, अब देखिए बहुत सारे सेल हों और सब में एक समान धारा कब प्रवाहित होगी, जब सब श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, क्योंकि आपको पता है श्रेणी क्रम में आवेश का मान एक समान होता है। तो जब सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हो तो सभी में समान आवेश प्रवाहित होती है, तो सब में क्या होगी, समान आवेश प्रवाहित होगी। तब इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा, यानी इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा m क्या हो जाएगा, समानुपाती E, यानी तुल्यांकी भार। अब m इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि m के जगह पे हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए जेड क्यू लिख सकते हैं, तो m के जगह जेड क्यू लिखे, तो फिर जेड क्यू प्रोपोर्शनल है किसके, E के, यानी कि z भी इसके समानुपाती है, तो यहीं से हम लिख सकते हैं z समानुपाती E। समानुपाती चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, z इक्वल टू FE। यहाँ अब f क्या है, तो f है फैराडे नियतांक। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक फैराड में होता है 96,500 कूलम। अब देखिए ये तो हम थ्योरी पढ़ लिए कि थ्योरी पूछेगा तो आप ऐसे लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब इस पर बेस एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि कई बार आपके एग्ज़ाम में आया है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, कहता है 96,500 कूलम, जो कि आपको पता है एक फैराड में होता है कितना, 96,500 कूलम। तो कहता है 96,500 कूलम विद्युत जो है CuSO4 विलयन मुक्त करता है। तो CuSO4 से कह रहा है तांबा कितना निकलेगा, ठीक है ना। तो देखिए इतना अगर एक फैराड के बराबर यानी 96,500 कूलम हो ना, तो CuSO4 की मात्रा जो होगी इसके तुल्यांकी भार के बराबर होगी। तो इसका तुल्यांकी भार अभी जैसे 96,500 का 2 गुना रहता तो इसके तुल्यांकी भार को 2 से गुना करते। अगर 96,500 का आधा रहता तो इसके तुल्यांकी भार को आधा से करते। तो यहाँ सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है 96,500 कूलम विद्युत अपघट्य विलयन में मुक्त करेगा तांबा। तो तांबा का तुल्यांकी भार क्या होता है भाई, तुल्यांकी भार होता है मोलर द्रव्यमान, क्या होता है, मोलर द्रव्यमान अब बटा होता है आवेश यानी चार्ज, कि कितना चार्ज है। अब देखिए CuSO4 है, तो CuSO4 को अगर हम तोड़ें तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cu2 प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। तो यानी कि इसका मतलब है Cu पर कितना चार्ज है, तो +2 का चार्ज है। और Cu का जो मोलर द्रव्यमान होता है यानी एक मोल का वो होता है 63.5 यानी 63.5 ग्राम। अब बटा 2 करिएगा तो 63 का आधा लगभग 31 ये आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और ये फैराडे के सेकेंड लॉ से है। और सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोड है, दोनों पर एक समान धारा प्रवाहित हो रहा है 10 एम्पियर और एक समान समय के लिए, यानी कि कितना समय के लिए भाई, तो 10 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे Q है, Q क्या हो जाएगा, Q बराबर IT, तो 10 नहीं कितना 100 कूलम। यहाँ भी Q बराबर IT, तो यहाँ भी आवेश क्या हो, एक समान होगा। अगर आवेश एक समान हो तो दोनों इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा मान लीजिए M1 और उस पदार्थ का मान लीजिए जो तुल्यांकी भार है वो E1 है, तो यहाँ M1 समानुपाती क्या होगा, E1। यहाँ मान लीजिए अगर दोनों पर पदार्थ की मात्रा M2 है और उस पदार्थ का तुल्यांकी भार E2 है, तो यहाँ हो जाएगा M2 समानुपाती E2। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर सेलों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो सब में समान आवेश प्रवाहित होगी। ऐसी स्थिति में
इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तो इतना बात आप बता सकते हैं फैराडे के दूसरे नियम से। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा विद्युत रासायनिक सेल है, इसी का एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल, जिसको थोड़ा सा अच्छे से हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि बोलता है विद्युत रासायनिक सेल का 5 नंबर में वर्णन करने, तो उसको अच्छे से करेंगे हम लोग। देखिए जो हमारा विद्युत रासायनिक सेल होता है, इसमें क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन होता है और उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कैसे, तो समझिए। देखिए विद्युत रासायनिक सेल में एक है हमारा डेनियल सेल, इसी को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे 2 सेल होते हैं, ये होता है प्रथम अर्ध सेल, ये होता है द्वितीय अर्ध सेल। और दोनों अर्ध सेल यू आकार की एक कांच की नली से क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसे हम लोग कहते हैं लवण सेतु। लवण सेतु में कुछ जैसे KNO3 या फिर NaNO3 इस तरह के जो हैं पदार्थ भरे रहते हैं। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो प्रथम सेल होता है, इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में ZnSO4 होता है, और ये जो रॉड होता है ये Zn का रॉड होता है। यहाँ पर जो रॉड होता है वो कॉपर का होता है, जो विलयन होता है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट का। अब यहाँ पे क्या होता है कि ध्यान से देखिएगा, ये Zn जो है, ये Zn क्या करता है, Zn2+ बनाता है और इससे 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो यहाँ पर इस विलयन में क्या हुआ, Zn रॉड से क्या प्राप्त हुआ, Zn2+, इस विलयन में आ गया, और इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस पर चला गया, क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, यहाँ पे आता है। तो कॉपर क्या करता है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट के विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या होता है, ये टूट जाता है Cu2+ में और SO4 2- में, और ये जो Cu2+ है ये कहाँ आ जाता है, इस रॉड पर जमा हो जाता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu बना लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे Cu2+ इसी 2 इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या करता है, ग्रहण करके क्या बना लेता है, Cu। तो ये अभिक्रिया होता है किस भाग में, तो बाएं भाग में, और ये जो अभिक्रिया होता है ये किस भाग में होता है, तो दाएं भाग में। ओ ये तो उल्टा लिख दिया, ये होता है बाएं भाग में और ये कहाँ होता है, दाएं भाग में। अब देखिए बाएं भाग वाला ये जो होता है ये क्या होता है, एनोड होता है। यहाँ पे Zn का जो रॉड है इसको क्या बोलेंगे, एनोड, और इस वाले रॉड को क्या बोलेंगे, कैथोड। अब एकदम ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ से क्या हुआ ना कि Zn से Zn2+ नीचे आ गया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया, और इलेक्ट्रॉन होता है -चार्ज, इसलिए इस वाले सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में, एनोड होता है माइनस। अब चूँकि इस पे Cu2+ आयन जमा होते रहता है, जो कि चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करें, रिएक्शन करके Cu बनाएं, तो इस पे ये जो धन आयन है कॉपर के, ये जमा होने के कारण ये होता है प्लस। तो यही सेम चीज़ होता है इस वाले प्रथम जो सेल हैं, इसको कहा जाता है ऑक्सीकरण अर्ध सेल, या फिर कह सकते हैं प्रथम अर्ध सेल, प्रथम अर्ध सेल, और इसको कहा जाता है द्वितीय अर्ध सेल, द्वितीय अर्ध सेल। इस दोनों को जो जोड़ रहा है उसको हम लोग कहते हैं लवण सेतु। लवण सेतु का 2 प्रमुख काम है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसका 2 प्रमुख काम क्या है, पहला तो ये परिपथ को पूरा करता है, दूसरा ये दोनों सेल की विद्युत उदासीनता को बना के रखती है। तो लवण सेतु के थोड़ा सा काम देख लेते हैं। लवण सेतु के कार्य, तो लवण सेतु का पहला काम है दोनों अर्ध सेलों को जोड़ना, अर्ध सेलों को जोड़कर परिपथ को पूरा करना, परिपथ को पूरा करना। और इसका जो सेकेंड वर्क है, यानी इसका जो दूसरा काम है, दूसरा काम है दोनों अर्ध सेलों के बीच विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। आप लिख लीजिएगा, दोनों अर्ध सेलों के बीच विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। तो ये 2 प्रमुख काम है किसके, लवण सेतु के, जो कि C आकार के या फिर U आकार का कांच का नली होता है जो
प्रथम अर्ध सेल को दूसरे अर्ध सेल से जोड़ के रखता है। ये कौन सा सेल है भाई? तो ये है हमारा विद्युत रासायनिक सेल। ये कौन सा सेल है? विद्युत रासायनिक सेल है। इसमें एनोड क्या होता है? माइनस, कैथोड क्या होता है? प्लस। जस्ट विद्युत अपघटनी सेल का उल्टा। विद्युत अपघटनी सेल में एक ही विद्युत अपघट्य भी होता था। यहाँ देखिए, प्रथम अर्ध सेल के लिए विद्युत अपघट्य ZnSO4 है, दूसरे अर्ध सेल के लिए CuSO4। यहाँ पे एनोड अलग है, कैथोड अलग, और उसमें एक ही विलयन में दोनों चीज़ होता था। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, देखिए ये है आपका क्या? विद्युत अपघटनी सेल। इसमें स्वतः रेडॉक्स रिएक्शन होती है, यहाँ पे कराना पड़ता है। इसमें कैथोड है प्लस, एनोड माइनस, लेकिन उसमें क्या है? कैथोड है, सॉरी, इसमें एनोड प्लस है, कैथोड माइनस, और उसमें एनोड माइनस हो जाता है। तो ये दोनों अंतर भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप अंतर भी आई होप लिख पाएंगे, दोनों में क्या अंतर है, या फिर अभी हम आपको बता देते हैं। अब देखिए, सेल निरूपण एक क्वेश्चन होता है, ये सिर्फ विद्युत अपघटनी सेल, सॉरी, विद्युत रासायनिक सेल के लिए ही होता है। एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर है, यहाँ पर Zn है, ठीक है ना, और यहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो ZnCuSO4 से रिएक्शन करता है, और ये बना लेता है ZnSO4, और प्लस में बन जाता है Cu। तो यहाँ पे एक बात देखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Zn प्लस CuSO4 का मतलब Cu पर पावर कितना? +2, और ZnSO4 का मतलब Zn पर पावर +2, प्लस क्या हो जाएगा? Cu। इसका मतलब है यहाँ Zn से क्या बना? तो Zn से Zn2 प्लस बना, और Cu2 प्लस से क्या बना? तो Cu2 प्लस से क्या बना? Cu बना। इस प्रकार जब आप लिखिएगा तो इसी को कहते हैं सेल निरूपण। इसमें ये बताता है Zn से Zn2 प्लस बना, यानी ये क्या हो रहा है? एनोड पर होने वाला रिएक्शन है। देखिए, एनोड पर ये वाला है ना रिएक्शन, यहाँ Zn से Zn2 प्लस बना ना, तो वही चीज़ ऐसे लिख पाते हैं जब हम लोग रिएक्शन को इस प्रकार लिखते हैं तब। और ये Cu2 प्लस से क्या बना? Cu। ये कहाँ पे हुआ? कैथोड पर हुआ। और बीच में जो ये दो डंडी है, ये लवण सेतु को इंडिकेट करते हैं कि लवण सेतु के ये क्या है? बाईं ओर, यानी एनोड पर होने वाला रिएक्शन, ये कैथोड पर होने वाला रिएक्शन। तो ये हो गया आपका डेनियल सेल। तो अगर आपसे पूछेगा कि भाई बताइए कि जो है विद्युत रासायनिक सेल क्या है और उसका डेनियल सेल का पूरा व्याख्या करिए, तो आप इस प्रकार करेंगे। इसके बारे में जितना जानकारी आप लिख पाएंगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। टाइम को देखते हुए आप अपने आंसर को लिख सकते हैं कि अगर टाइम बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा लार्ज करके लिख लेंगे, नहीं तो ये काम की चीज़ें लिख देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे एक नॉनस्ट इक्वेशन है जो कि थोड़ा देर में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल कुछ छोटे मोटे टर्म्स हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अरे भगवान। अब देखिए, यहाँ पे है प्राथमिक सेल। देखिए, ऐसा सेल जिसको एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज करके उपयोग नहीं कर पाते हैं उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। और द्वितीयक सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिसको दोबारा चार्ज करके, यानी रिचार्ज करके बार बार उपयोग किया जा सकता है, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब दो सेल आपको पढ़ना, एक है संचायक सेल और एक है ईंधन सेल। ईंधन सेल जैसे वायुयानों वगैरह में लगता है, वायुयान हो गया, या फिर कह सकते हैं अंतरिक्ष यान। वायुयान या अंतरिक्ष यान में ईंधन सेल का उपयोग ईंधन प्राप्ति हेतु किया जाता है। और संचायक सेल तो ये नॉर्मल है, संचायक सेल, या इसी को सीसा संचायक सेल या फिर कह सकते हैं लेड स्टोरेज सेल। इसी को क्या बोलते हैं? लेड स्टोरेज सेल। इसका इस्तेमाल किया जाता है बैटरी वाला ई रिक्शा देखें उसी में, और उसमें एक अम्ल होता है बैटरी अम्ल के नाम से। किसे जानते हैं हम लोग? बैटरी अम्ल के नाम से भाई हम लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, जिसे गंध का अम्ल भी कहते हैं। सूत्र होता है H2SO4। तो ये अम्ल भरा रहता है किसमें? संचायक सेल में। अभी हम लोग संचायक सेल और ईंधन सेल दोनों को देखते हैं। उपयोग तो आपने देख लिया कहाँ पे लग रहा है, अभी इसको थोड़ा सा डिटेल करके हम लोग देखते हैं। देखिए, जो हमारा लेड स्टोरेज सेल होता है, कौन सा सेल? यह एक प्रकार का द्वितीयक सेल है, माने इसको चार्ज करके वापस से उपयोग करेंगे तब न देखते होंगे ई रिक्शा वाला चार्ज कर लेता है, जब चार्ज ख़त्म होता है तो फिर से उसका उपयोग करता है। अब देखिए, इस वाले में क्या होता है, जो हमारा विद्युत अपघट्य है इस सेल में, किस सेल में? लेड संचायक सेल में।
या संचायक सेल में या फिर सीसा संचायक सेल में, इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में तनु H2SO4 अम्ल होता है, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसमें कैथोड के रूप में एनोड होता है बाईं ओर, तो इसमें एनोड के रूप में Pb होता है सीसा, और कैथोड के रूप में होता है PbO2। तो PbO2 होता है किस रूप में, कैथोड के रूप में, और ये क्या होता है, एनोड। तो पूछेगा आपसे लेड संचायक सेल क्या होता है, तो क्या कहेंगे, लेड संचाय एक द्वितीयक सेल होता है, अर्थात इसे चार्ज करके पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में तनु H2SO4 होता है, और Pb का एनोड बना होता है और PbO2 का कैथोड बना होता है। इतना बता दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि यहाँ होता क्या है। देखिए H2SO4 जो है, आप सभी को बताइए, ये 2H+ और SO4 2- में टूटेगा, तो ये टूट जाता है। अब देखिए यहाँ पर एनोड पर क्या होता है, सबसे पहले एनोड पर क्या होता है कि जो Pb है, ये Pb जाता है 2+ में टूट जाता है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अब ये Pb 2+ जो है, जो हमारा H2SO4 टूट के SO4 2- देता है, इससे रिएक्शन कर लेता है और ये बना लेता है PbSO4। तो इसका मतलब है एनोड पर टोटल क्या हुआ, तो एनोड पर Pb ने रिएक्शन किया SO4 2- से, तो PbSO4 दिया और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन दिया। ये रिएक्शन कहाँ पे हुआ है, तो एनोड पे हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि कैथोड पे क्या हुआ है। तो भाई कैथोड जो है ये है, अब यहाँ से जो वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जो दिया, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और इसमें जो टूटा हुआ H+ है और SO4 2- है, ये सब भी यहीं जमा होता है। तो यहाँ पर तो बहुत धांधली रिएक्शन होता है। पहले तो PbO2 है, इसके साथ इसको H+ मिलेगा, साथ ही मिलेगा SO4 2- और साथ में मिलेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब यहाँ पे मिल जाता है, और फिर से यहाँ पे बनता है PbSO4, और साथ में बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O। तो इतना रिएक्शन यहाँ पे हो जाता है, इतना रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है, हो जाता है। ये सब रिएक्शन, ये रिएक्शन कहाँ होता है, तो ये रिएक्शन होता है कैथोड पर। तो ये चीज़ अगर आप लिख देंगे, कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, इस प्रकार अगर आप लिख देंगे और लेड संचायक सेल के बारे में लिख देंगे, तो आपका जितना भी, जैसे नॉर्मली ये 2 नंबर में पूछा जाता है, तो लेड स्टोरेज सेल, तो 2 का 2 नंबर आपको मिल जाएगा, 2/2। ओके। सो अब हम लोग देखते हैं ईंधन सेल का, यानी फ्यूल सेल, ईंधन सेल। तो ईंधन सेल का मतलब क्या होता है, यह कैसा सेल है, ऐसा सेल, इससे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा का यह एक क्या है, स्रोत है। मुख्य रूप से हम लोग जिस ईंधन सेल का उपयोग करते हैं वो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए यह सेल कुछ इस प्रकार का होता है, जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऐसा ही बना लीजिएगा। देखिए इसमें एक तरफ से इसमें क्या दिया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस दिया जाता है, किसके रूप में भाई, तो बाएं साइड में क्या होगा, एनोड, एनोड के रूप में, और एक साइड से इसमें दिया जाता है ऑक्सीजन गैस। अब ये किसके रूप में दिया जाता है, तो कैथोड के रूप में। अब आप सभी को पता है ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। साथ में यहाँ पे KOH विलयन डाला जाता है। ये KOH जो होता है वो विद्युत अपघट्य के रूप में डाला जाता है, लेकिन इसका काम देखिए, विद्युत अपघट्य के रूप में KOH होता है जो आयनों की गतिशीलता, जो आयनों की गतिशीलता बनाए रखता है। अब कौन से आयन बनाए रखता है, अब देखिए कौन से आयन, इसका काम बता दिए, आयनों की गतिशीलता। अब देखिए कौन से आयन,
तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले एनोड पर जो H2 आप डाले हैं ना, वो H2H क्या करता है, H+ बनाता है और इलेक्ट्रॉन बनाता है। और जो आपका कैथोड है, कैथोड सबसे पहले अब यही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, इस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा कैथोड, और साथ में वहाँ पे ऑक्सीजन, और फिर जो H+ ये निकलता है, देखिए इसका H+, किसका, H2 का H+ और साथ में इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कहाँ चला जाता है, यहाँ पे, इसके साथ H+ भी आ गया, और ये सब आपस में मिलके क्या बना देता है, H2O। तो इस प्रकार H2O का क्या हो जाता है, निर्माण। तो ये हो गया एनोड पर होने वाला रिएक्शन, ये हो गया कैथोड पर होने वाला रिएक्शन। और इस प्रकार का जो सेल है, ये है हमारा ऑक्सीजन, इसी आयनों के जो आयन बना, इसी के गतिशीलता में मदद कौन कर रहा है, KOH इसमें डालने से जो H+ आयन इसमें आता है, ये बहुत तेज़ी से कहाँ आ पाता है, कैथोड की ओर। तो इस प्रकार जो है विद्युत अपघट्ट के रूप में जो KOH का यूज़ किया जाता है, और इससे क्या होता है, असीम ऊर्जा का निर्माण होता है, बहुत अधिक ऊर्जा बनता है, जिसका कि ईंधन यानी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। फ्यूल के रूप में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वायुयान में, या फिर जो अंतरिक्ष यान होते वहाँ पे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया लेड स्टोरेज सेल, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ईंधन सेल। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है आपका नर्नस्ट इक्वेशन, और उसके बाद एक देखिए छोटा सा एक टॉपिक है जिसका नाम है संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है, धातुओं का क्षरण, यानी धातु का खराब होना। धातु में जब जंग लगता है तो वो क्या हो जाता है, धातु प्लस जंग, तो उसका क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। धातु प्लस जंग क्या हो जाता है, संक्षारण। उससे बचाने के लिए धातु को पेंट कर दिया जाता है। जैसे Fe है तो Fe के ऊपर जस्ता का परत चढ़ाते हैं, इसको हम लोग जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं, ये चीज़ कर दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके बाद हम एक बहुत अच्छा चीज़ पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्नस्ट इक्वेशन, और पूछता है कि डेनियल सेल के लिए नर्नस्ट इक्वेशन स्थापित करें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, नर्नस्ट समीकरण। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए एक चीज़ पहले हम आपको बता देते हैं, एक है धातु और एक है धातु का प्लस वाला आयन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, यानी ये क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था में है। ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये किस अवस्था में, ऑक्सीकरण अवस्था में है। लेकिन अगर ये क्या है, इस पे ना प्लस है ना माइनस है, तो इसकी तुलना में ये किस अवस्था में है, तो अवकरण, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक यहाँ पे कम, तो ये क्या है, अवकरण अवस्था में। पहला बात ये आप समझ गए। अब देखिए जो नर्नस्ट समीकरण है, ये नर्नस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, ये एक संबंध है। ये क्या बताता है, संबंध। तो ये संबंध किसके बीच बताता है, तो ये इलेक्ट्रोड विभव, और दूसरा आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए A आयन है, तो A+ आयन को अगर हम ब्रैकेट में लिखिए तो इसका मतलब है A+ की सांद्रता। और इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग नॉर्मली किससे लिखते हैं, E सेल से लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव और आयनों की सांद्रता में संबंध बताने के लिए नर्नस्ट नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया, उसे ही नर्नस्ट समीकरण कहते हैं, जो कि क्या है, निम्नलिखित है। अब सबसे पहले इस समीकरण को आप देख लीजिए। ये समीकरण ऐसे दिया हुआ है, E = E0 माइनस RT/NF log बेस E, और ऊपर में लिखिएगा अवकरण अवस्था नहीं लिखे, अब लिख लीजिएगा बटे ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब इस चीज़ पे आपको क्या, दो चीज़ बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है, N और ऑक्सीकरण अवकरण। तो यहीं से हम आपको बता दिए कि देख लीजिएगा, जो प्लस होगा वो ऑक्सीकरण होगा, जहाँ प्लस नहीं होगा वो क्या होगा, अवकरण। और यहाँ पर देखिए N क्या होता है, N होता है
इलेक्ट्रॉन की संख्या। n क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए इस वाले इक्वेशन को एज इट इज़ 2 बार 3 बार लिख लीजिएगा, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि करना क्या है। n होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। और यहाँ पे f होता है फैराडे नियतांक। अभी हम देखे थे 1 फैराड बराबर कितना होता है? 96,500 कूलम। उसके बाद जो r होता है ये होता है गैस नियतांक। ये क्या है भाई? फैराडे नियतांक है। और ये क्या है? गैस नियतांक है। ये क्या है? गैस नियतांक है। और इसका मान कितना होता है? तो r इक्वल टू 0.0834 ये होता है। और T होता है आपका टेम्परेचर, ताप। अगर ये परम ताप लिख दिया तो मतलब तापमान किस में लेंगे? तापमान लेंगे केल्विन में, जैसे 298 केल्विन। और लॉग ई क्या है? तो लॉग के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए लॉग बेस ई एक्स माइनस लिखा है लॉग बेस ई वाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग बेस ई एक्स बटे वाई। वही ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है लॉग बेस ई अवकरण माइनस लॉग बेस ई ऑक्सीकरण। तो उसी को किस में लिख दिया है? दोनों को भाग में लिख दिया है। तो ये बस एक लॉ का प्रॉपर्टी है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो बस ऐसे ही है। तो पूरा समीकरण जैसे हम बोलेगा नरनस्ट समीकरण क्या है? तो कहेंगे नरनस्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड विभव और आयनों की सांद्रता के बीच संबंध को बताते हुए एक समीकरण दिया, जिसे नरनस्ट समीकरण कहते हैं, जो कि निम्नलिखित है। इसको लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा कि यहाँ n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। f क्या है? फैराडे नियतांक। 1 फैराड में 96,500 कूलम होता है। r क्या है? गैस नियतांक, जिसका मान 0.0834 होता है। t क्या है? तापमान, जिसे परम ताप कहते हैं, और ये 298 केल्विन होता है। ई क्या है? ई है इलेक्ट्रोड विभव। और ई नोट क्या है? ई नोट है मानक इलेक्ट्रोड विभव। और यहाँ पर जो चीज़ बच जाता है आपका लॉग ई, तो ये क्या है? यह एक प्रकार का फलन है, जो कि मैथ का टॉपिक है। तो फलन क्या है? फंक्शन है एक प्रकार का, ऐसा समझिए। अब देखिए आपको कहेगा डेनियल सेल के लिए जो है नरनस्ट समीकरण ज्ञात करें। तो अब हम लोग डेनियल सेल के लिए ज्ञात करते हैं। देखिए वास्तव में यहाँ पर जो ई सेल है, यानी कि ई जो दिया हुआ था इलेक्ट्रोड विभव, ये क्या होता है? ई कैथोड, यानी कैथोड का इलेक्ट्रोड, कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव। और माइनस क्या होता है? ई एनोड, यानी एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। अगर ऐसे ही रहेगा ई नोट सेल, तो ई नोट सेल का मतलब क्या हो जाएगा? ई नोट कैथोड, यानी कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, और माइनस एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। एक ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए नरनस्ट समीकरण जो दिया उससे हम कैसे डेनियल सेल का निकालते हैं। तो डेनियल सेल सबसे पहले तो आप बना लीजिएगा, छोटा सा सेल है, फटफट बना लेते हैं हम लोग। देखिए ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल, अवकरण अर्ध सेल, और ये बीच में क्या बना लिए? लवण सेतु, जिसके बारे में अभी हम आपको बताएं। अब ये रॉड किसका होगा? जिंक का होगा भाई। और इसमें जो विलियन होगा ये क्या होगा? विलियन होगा ZnSO4। और ये रॉड जो होगा, ये रॉड हो जाएगा जिंक का। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये जिंक के रॉड से विलियन में Zn2+ आयन आएगा। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन इस पर आगे बढ़ेंगे। और यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्राप्त करने के लिए इस विलियन से इस रॉड पर आता है Cu2+ आयन, जो कि इस दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ज्ञात कर लेता है। और ये जो आपका विद्युत अपघट्य का विलियन है ये क्या है? CuSO4 का विलियन। और ये जो रॉड बना हुआ था ये क्या था? Cu का रॉड था। तो इस प्रकार बना लिए। अब यहाँ पे जो रिएक्शन था वो था Zn + CuSO4 गिव्स ZnSO4 + Cu। तो ये बात है। अब इस बात को लिखने के बाद देखिए इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं Zn + Cu2+, और यहाँ पे लिख सकते हैं Zn2+ प्लस के लिख सकते हैं Cu। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये है डेनियल सेल। और डेनियल सेल के लिए हमने क्या किया?
इस प्रकार सेल को लिख लिया। अगर इस प्रकार हमने सेल को लिखा तो इससे हम लोग सेल निरूपण कैसे करेंगे, Zn से बना Zn2 प्लस, बीच में लवन सेतु, और Cu2 प्लस से क्या बना, देखिए Cu2 प्लस से बना Cu, Zn से बना Zn2 प्लस। तो इसको हमने एज इट इज ऐसे क्या कर लिया, लिख लिया। अब ये जो चीज़ है ये क्या किसको दर्शा रही है, एनोड को, ये लवन सेतु को, और ये कैथोड को, जैसा कि हमने आपको इसी वीडियो में बता रखा है। ये तो आपको रिवीजन भी हो गया। अब देखिए ऐसा लिखने के बाद अब यहाँ से क्या करना है, इसके लिए हमको लिखना है क्या, अब देखिए ये एनोड है तो यहाँ हम लोग एनोड के लिए लिख लेते हैं जो हमारा नरनस्ट समीकरण है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E नोट माइनस RT/, NF जो था तो N क्या था, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और आप सभी को पता है यहाँ पे इस वाले सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे N के लिए यहाँ भी N बराबर क्या हो जाएगा, 2, और कैथोड के लिए भी N बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 2 हो जाएगा। तो ये होता है, पहले देखिए पूरा हम लोग नरनस्ट समीकरण लिखते हैं, E बराबर E नोट माइनस RT/NF, NF लॉग बेस E और रिडक्शन स्टेट अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट, चलिए शॉर्ट में ही लिख दिए। तो यहाँ लिखेंगे E माइनस E नोट माइनस RT/NF के जगह लिखेंगे 2F, क्योंकि N का मान यहाँ पे कितना है, 2, और लिखेंगे लॉग E, और रिडक्शन का मतलब हम आपको बताएं, ऑक्सीडेशन का भी मतलब, ऑक्सीडेशन का मतलब जो प्लस वाला होगा, तो यहाँ देखिए प्लस वाला Zn2 प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Zn2 प्लस, और यहाँ पे लिख देंगे Zn। तो ये थोड़ा छोटा टेक्स्ट हो जा रहा है, एक सेकेंड, तो ऐसा लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे E बराबर E नोट माइनस RT/NF लॉग बेस E रिडक्शन स्टेट अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे E इक्वल टू E नोट माइनस RT/NF में N के जगह क्या लिखेंगे, 2, तो क्या हो जाएगा 2F लॉग बेस E। अब देखिए रिडक्शन होता है प्लस वाला, तो यहाँ पे प्लस वाला है Cu2 प्लस, तो इसको क्या लिखेंगे, Cu2 प्लस, और यहाँ लिखेंगे Cu। अब सुनिए एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोई भी धातु हो, तो किसी भी धातु का अगर प्लस आयन नहीं है तो इसकी सांद्रता कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर 1 होती है तो यहाँ पे यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए E एनोड जो अपना आ जाएगा, E एनोड वो आ जाएगा E नोट माइनस RT/2F और लॉग बेस E 1/Zn2 प्लस की सांद्रता, और यहाँ भी इसी प्रकार आएगा E नोट माइनस RT/2F लॉग E 1/Cu2 प्लस, इतना आ जाएगा। अब देखिए अब इस माइनस साइन को हटाने के लिए हम देखिए ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अगर लिखा हुआ है माइनस लॉग 1/x, तो इसको लिख सकते हैं प्लस लॉग x, यानी अगर आगे में साइन हटाइएगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो x/1 का मतलब x हो गया। सेम इसी चीज़ को यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू E नोट, और इसको कर देते हैं प्लस, तो प्लस बाय क्या हो जाएगा, RT प्लस RT/2F, और अब ये हो जाएगा लॉग Zn2 प्लस, बटा 1 नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि बटा 1 लिखने का मतलब वही हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा E इक्वल टू E नोट, यहाँ भी कर देंगे प्लस, तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है, बाकी है तो ये आसान है। तो ये क्या हो जाता है, Cu2 प्लस। तो ये जो अपना निकला ये किसके लिए निकला, एनोड के लिए, तो ये एनोड विभव में प्राप्त हुआ, और ये किसके, सॉरी ये जो निकला ये निकला एनोड के लिए, और ये जो निकला ये किसके लिए निकला, कैथोड। अब हम लोग ई सेल अगर निकालना चाहते हैं तो
अगर मान लीजिए ये E1 है, ये E2 है, तो हमको कैथोड यानी E2 में से E1 को क्या करना होगा, घटाना होगा। ये हम फाइनल राउंड में करेंगे और उसी से हमारा जो है ये वाला जो है इस डेनियल सेल का जो है हमें नर्नस्ट इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अगले सिरे से उसको देखते हैं हम लोग। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं फिर से। एक सेकेंड। चलिए देखते हैं। तो हम जो लिखते हैं E बराबर क्या हो जाएगा, E कैथोड माइनस E एनोड। देखिए हो जाएगा। अब हमको E सेल निकालना है और E कैथोड पर क्या था, कैथोड पर अपना था Cu वाला। तो क्या निकलेगा, E नोट प्लस RT बाय 2F लॉग बेस E और Cu 2+। अब देंगे बीच में माइनस का साइन और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एनोड। तो एनोड पर हमें क्या प्राप्त होगा, E नोट प्लस RT बाय 2F लॉग, और एनोड पर हमारा क्या था Zn 2+। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए E इक्वल टू E नोट माइनस RT बाय 2F लॉग बेस E Cu 2+, और ये माइनस साइन अगर अंदर इन करेंगे तो माइनस हो जाएगा E नोट माइनस RT अपॉन 2F लॉग बेस E Zn 2+। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, ये E नोट जो है, ये E नोट है कौन सा वाला, ये पहले जो है E नोट कैथोड वाला, तो इसको C लिख देते हैं। और E नोट ये क्या है, एनोड वाला, तो इसको A लिख देते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे काट दीजिएगा, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा A। ये दोनों अलग है ना, तो अलग हो जाएगा। तो देखिए इसको E नोट इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, E नोट इक्वल टू, और यहाँ से ये लिख सकते हैं E नोट C, और इसको इधर कर लेंगे तो E नोट A। फिर ये बचेगा माइनस का RT बाय 2F, माइनस का RT बाय 2F लिख देंगे और ये उसके बाद कॉमन कर देंगे। ये भी है माइनस का RT बाय 2F, यहाँ भी है माइनस का RT बाय 2F, तो ये दोनों कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा लॉग E Cu 2+, और अगर ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C, और इसको इधर कर लिए और यहाँ पे ये दोनों में माइनस ले लिए, माइनस RT बाय 2F। तो यहाँ पे ये बच गया और यहाँ बच गया माइनस का लॉग E Zn 2+। तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ हमको देखने को मिलता है कि E नोट C और माइनस E नोट A, यानी E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड क्या होगा, E नोट सेल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, और माइनस हो गया RT बाय 2F और लॉग बेस E। अब ये अगर दोनों माइनस में है तो इसको किस में लिख सकते हैं, भाग में। लॉगरिथम का ये था ही कि लॉग E x माइनस कौन सी लॉग E y, तो ये क्या हो जाता है, दोनों भाग में चल जाता है, तो हो जाएगा लॉग E x बटा y। ये दोनों माइनस में है तो ये कहाँ जाएगा, भाग में, तो हो जाएगा Cu 2+ अपॉन Zn 2+। ये हो जाएगा आपका डेनियल सेल का निरूपण। अच्छा यहीं पे एक और काम कर सकते हैं, अगर इसको प्लस कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा E नोट इक्वल टू E नोट प्लस RT अपॉन 2F लॉग बेस टू द पावर E Zn 2+ ऊपर चला जाएगा अब, और Cu 2+ नीचे आ जाएगा।
तो ये यहाँ पे हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, जब मैंने ये तो ऐसे ये एज इट इज़ यहाँ पे मैंने उतार दिया, माइनस ये भी हुआ था माइनस ये भी, तो जब मैंने ये तो प्लस ही था ना, ये कैसे माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे प्लस ही होगा। तो चलिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो ई नोट और ये माइनस वाला यहाँ कर लिए, तो यहाँ से प्लस आर टी कॉमन किए थे तो प्लस आर टी बाई 2f हुआ, तब यहाँ पे माइनस रहेगा कॉमन। अब ये सही है, तो थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था, इसी वजह से मुझे लग रहा था मिस्टेक मैंने किया है, तो मैं उसको यहाँ पे फिर से डील कर दिया हूँ। अब इसको मैं बहुत शॉर्ट समरी में एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा परेशान कर देगा। तो चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने डैनियल सेल में देखा कि एक है हमारा एनोड और एक क्या है भाई, एक है कैथोड। एनोड पर हमने देखा कि Zn जो है वो Zn2+ बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, और जो कैथोड जो हमारा था वो Cu2+ था और उसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu बनाया था। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं जो हमारा क्या है नर्नस्ट इक्वेशन, उसको लिख लेते हैं। तो हमारा नर्नस्ट समीकरण यानी नर्नस्ट इक्वेशन यही है, इसको हमने यहाँ भी लिख लिया और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि चूँकि ये एनोड वाला है तो इसको 1 मान लेते हैं और ये कैथोड वाला है तो इसको 2, ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। ये चीज़ हम यहाँ पे मान लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद ये 1 है तो E0 1 माइनस RT बाय NF के जगह N है 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 कर लिए। अब यहाँ लॉग लिख देंगे। देखिए R क्या हो जाएगा रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन वाला हमको पहचानना होता है, तो जहाँ प्लस होगा तो ये प्लस वाला तो Zn2+ नीचे आ जाएगा और Zn ऊपर आ जाएगा, तो इसको ऐसे ही लिख दिए, करेक्ट। और यहाँ पे लिख देंगे E2 इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन यहाँ भी 2f लॉग बेस E, और यहाँ नीचे लिखेंगे Cu2+ और ऊपर में Cu, और दोनों को क्या करेंगे बड़ी ब्रैकेट में बंद। इतना तो आप लिख लेंगे क्योंकि ये बहुत आसान है। अब देखिए जो Zn है इसके जगह पे भी 1 लिख सकते हैं और जो Cu है इसके जगह पे भी 1 लिख सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे E1 जो है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं E0 1, और अगर इसको हम प्लस लिख देते हैं तो जो लॉग में 1/, है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा RT प्लस 2f, तो ये हो जाएगा लॉग बेस E Zn2+, और यहाँ पर हो जाएगा E0 इक्वल टू E0, और यहाँ भी प्लस कर देंगे तो RT अपॉन 2f हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग बेस E, और ये भी नीचे से कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो Cu2+। अब देखिए ये हमें प्राप्त हो गया ना अलग अलग। अब देखिए जो हमारा ई सेल होता है ना, ई सेल वो होता है E2 माइनस E1। यहाँ E2 क्यों लिखे, क्योंकि E कैथोड और माइनस होता है E एनोड। E कैथोड को तो हम E2 मान लिए, तो E2 माइनस E1। तो जो हमारा E0 होगा वो क्या होगा भाई, तो E0 2 और माइनस क्या हो जाएगा E0 1। अब इसी चीज़ को हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। देखिए ये ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं ई सेल के लिए। तो ई सेल के लिए क्या हो जाएगा E0 माइनस E1। तो चलिए E0 का मान यहाँ से पुट करेंगे, E0 इक्वल टू ये है तो ये पूरा हमको पुट करना होगा। तो हम लिखेंगे ई सेल इक्वल टू E0 के जगह लिखेंगे E2 के जगह लिखेंगे E0 2 माइनस प्लस
RT/2F log बेस E, और यहाँ से हो जाएगा Cu2+, और देंगे माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, बड़ी ब्रैकेट ओपन करेंगे और U1 के जगह ये लिख देंगे E0-1 E0 प्लस RT/2F log बेस E और Zn2+। अब ये माइनस वाला यहाँ आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा E02 प्लस RT/2F log बेस E Cu2+, माइनस हो जाएगा E0 और ये भी RT/2F log E टू दी बेस Zn2+। चलिए इतना हो जाएगा। उसके बाद ई सेल इक्वल टू, देखिए E02 और ये माइनस E1, इसको यहाँ ले आए और ये प्लस वाला को यहाँ लिखे RT/2F log बेस E Cu2+, और माइनस लिखे इसको RT/2F log बेस E Zn2+। तो यहाँ से अपना ई सेल इक्वल टू आ जाएगा। देखिए इसको हम, देखिए यही चीज़ है, तो इसको हम ई सेल लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, E0 सेल इक्वल टू E0 सेल प्लस RT/2F को लेते हैं कॉमन, तो ये बच जाएगा यहाँ से, log E Cu2+ एंड माइनस RT, और ये तो कॉमन आ गया तो माइनस बच गया, ये पूरा, तो हो जाएगा log E Zn2+। मैंने कोशिश तो करी है वापस से फिर से आपको समझाने की, अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो एक दो बार वीडियो देखिएगा, तब भी आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तब इसको छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल है। अब यहाँ से देखिए log x माइनस log y होता है log x/y, तो उस सिद्धांत पे यहाँ पे हमने लिख दिया log Cu2+ और बटे का Zn2+। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा डेनियल सेल का निरूपण नरनस्ट समीकरण के रूप में। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर का हो गया है दी एंड। तो भाई साहब वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना रिस्पॉन्स थोड़ा कमेंट करिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपकी और ज़्यादा हेल्प कर सकूं। तब तक के लिए बाय बाय।